दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, दक्ष हॉस्पिटल अलवर से। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आपसे रूबरू होता हूँ। इस साल WHO की थीम है एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, टू मेक ए बिल्डिंग ए फेयर एंड हेल्दी वर्ल्ड। कोरोना महामारी के संदर्भ में इसका एक व्यापक अर्थ हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना महामारी ने सभी लोगों को इफेक्ट किया है, मगर गरीब तबके के लोगों को यह ज्यादा प्रभावित कर रही है। एक तरफ तो उनकी जॉब गई, दूसरी तरफ उनको खाने पीने का संकट हो गया। ऐसे में उनको कोई बीमारी हो जाती है या कोरोना हो जाता है तो उसके सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि वो इलाज कराए या खाए, उस बच्चे को देखे या उस बीमार सदस्य को देखे या घर के और सदस्यों पर ध्यान दें। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की ये जो थीम है, इसका महत्व और बढ़ जाता है। हमें मिलकर एक ऐसे संसार का निर्माण करना है जिसमें कि कोई भी गरीब आदमी किसी भी उचित इलाज के लिए उसको वंचित नहीं रहना पड़े। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसको वही इलाज मिले जो कि उसके काउंटर पार्ट्स लोगों को और अन्य देशों में मिल रहा है। हम आज बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे। पिछले एक साल से कोरोना की बीमारी ने हमें बिल्कुल परेशान सा कर दिया है। आज हम बात करेंगे अपने स्वास्थ्य के बचाव की। इतनी सारी बीमारियां चल रही हैं, इन्फेक्शन है, कैंसर है, मैलिग्नेंसी है, लीवर की डिजीज है, ओबेसिटी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है। इतनी सारी बीमारियां हैं। ये ही अधिकतर बीमारियां होती हैं जो संसार में लोगों को प्रभावित करती हैं, और इन बीमारियों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। बचाव उन बीमारियों में ज्यादा प्रभावी है जिनसे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, जिसमें कि बीमारी होने में और उसके सीरियस इफेक्ट आने में टाइम लगता है, तो हमें उससे बचाव का वक्त मिल जाता है। सबसे ज्यादा कॉमन है इन्फेक्शन। विकसित देशों में इन्फेक्शन इतना नहीं होता है, मगर विकासशील देशों में और अन्य देशों में इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है आदमी की मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। इन्फेक्शंस में बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोल कई तरह के हो सकते हैं। इनमें से काफी रोगों का बचाव हमें इम्यूनाइजेशन से, वैक्सीनेशन से हो सकता है। जैसे डिप्थीरिया है, टिटनेस है, पर्ट्यूसिस है, मीजल्स है, मम्स है, रूबेला है, हेपेटाइटिस है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके टीकाकरण बच्चे से लेके हम बड़े तक में करें तो काफी रोगों से हमें बचाव हो सकता है। निमोनिया है, चिकन पॉक्स है, टीबी के लिए बेसिलस है। ये सारी बीमारियां वो हैं जिनको कि हम अगर टीकाकरण कर दें तो उस लोगों को बच जाएगा। काफी लोग इफेक्ट नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, तो वो खुद का, समाज का, खुद का और देश के उत्थान में अपनी भागीदारी करेंगे। इसी तरह कोरोना की बीमारी है, उस कोरोना का भी टीके की कार्यवाही चल रही है, लगा रहे हैं। हालांकि रिजल्ट्स इस बारे में अभी इतने ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो पक्का है बीमारी से बचाएगा तो ही है। अगर नहीं भी बचाए तो कम से कम उस बीमारी की गंभीरता को तो कम कर देगा। इसके अलावा एक जो हम आजकल बहुत चीजें सुन रहे हैं, यूनिवर्सल हेल्थ प्रिकॉशंस। जैसे कि हम कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। अगर हम ढंग से हाथ धोएं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद में, शौच के बाद में, शौच के पहले, किसी को टच करने से पहले, ये सभी के लिए। डॉक्टर से भी हाथ धोएं, जनरल पब्लिक की भी इसकी आदत डालें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें, सारी चीजें हैं तो वो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अस्पतालों में जैसे हम लोग ये करते हैं तो इससे हम खुद भी इफेक्ट नहीं होते हैं और एक मरीज से दूसरे मरीज को इन्फेक्शन को भी स्प्रेड करने से बचते हैं। अगर इन बारे में जानकारी दी जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, उनको समझाया जाए और ये चीज एक डेली हैबिट में लाया जाए, तो मैं कहता हूँ बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे इन्फेक्शन से तो वैसे ही बच सकते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं हृदय रोगों से संबंधित लोग, जिसको कि हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। हार्ट की और ब्रेन की डिजीज है।
इसमें जो जनरल पब्लिक में, सामान्य लोगों के साथ हाई रिस्क ग्रुप वाले लोग, हाई रिस्क ग्रुप वाले कौन हुए? जिनको कि हृदय रोग होने की संभावना है, स्ट्रोक होने की संभावना है, जैसे मोटे लोग हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सेडेंट्री लाइफ जिनकी है, घूमते फिरते नहीं, जिनके परिवार में इस बीमारियों के लक्षण चले आ रहे हैं। अगर उन लोगों को हम जागरूक करें, उन लोगों में रिस्क फैक्टर को पहचानें कि भाई आपका ब्लड प्रेशर तो ठीक है, शुगर तो ठीक है, आपको और कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मोकिंग तो नहीं करते, अल्कोहल तो नहीं देते, घूमते हैं या नहीं है, नमक तो कम लेते हैं, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जिन चीजों को कहते हैं हम रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर दो तरीके हो सकते हैं, हम मॉडिफाइड कर सके और नहीं कर सके। नहीं कर सकने वाले, माना वो मेल है, एज है, सेक्स है, तो इसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, डिसलिपिडीमिया, इनको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। अगर हम इनको पहचाने, इनका ट्रीटमेंट करें, इनसे बचाव के नहीं बढ़ने दें, तो उसको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचा सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारण होने वाली डेथ और उससे परेशानियां आज भी संसार में विकसित और विकासशील देशों में बहुत बड़ी परेशानी। लेकिन विकसित देशों में कई जगह पर यह देखा गया है, जिन्होंने इस चीज को कंट्रोल किया है, उनमें डेथ रेट कम हो गई है, उनसे मॉर्बिडिटी कम हो गई है, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो क्या करते हैं कि जो 40 से 80 साल के बीचों का रिस्क असेसमेंट करो, उन लोगों को देखो, उनमें इनको पहचानो और उनका ट्रीटमेंट करो, तो उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज बहुत कम हो जाएंगे। इसी तरह 60 साल से ऊपर वाले लोगों का एब्डोमिनल जो एन्यूरिज्म होता है उल्टा, उसके कारण, फटने के कारण जो मौतें होती है, उनका अगर हम 60-65 साल की में एक सोनोग्राफी करवा लें, देख लें हाँ भी एन्यूरिज्म तो नहीं है तो ट्रीट कर दिया, नहीं तो नहीं है, छोड़ दिया, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। इसी प्रकार हम बात करते हैं धूम्रपान। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में धूम्रपान एक विशेष समस्या है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। धूम्रपान से निकोटिन और कई अन्य तरह के तत्व शरीर में धुआं के साथ प्रवेश करते हैं, लंग्स पे इफेक्ट डालते हैं। लंग्स से जब वो निकोटिन और जो चीजें अपने हार्ट पे, किडनी पे और चीजों पे असर डालती है, तो वो इसको इफेक्ट करती है। धूम्रपान से बहुत सारी बीमारियां एसोसिएट है, जैसे कि हार्ट की बीमारियां हैं, ब्रेन स्ट्रोक है, किडनी की बीमारियां हैं, फेफड़े की बीमारियां, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और लंग कैंसर। इसके साथ और भी कई लंग कैंसर है जो धुएं से एसोसिएटेड होते हैं। अगर धूम्रपान को ही कंट्रोल कर ले तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह अगर ये एक स्टडी में देखा गया, अगर 35 साल तक आदमी जो सिगरेट पीता है, उसके बाद अगर वो छोड़ दे तो वो अपनी जिंदगी में 3 साल ऐड कर लेता है। महिला छोड़ती है तो 2 साल ऐड कर लेती है। तो इसके बुरे प्रभावों को, दुष्प्रभाव के बारे में हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। मरीज जो हमारे पास आते हैं उनको समझाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं धूम्रपान मत करो, इसके नुकसान है, ये है। लेकिन इसका कहने का भी कई बार इतना उचित प्रभाव नहीं पड़ता है। वो आदमी हमारे सामने हाँ करता है, बाद में छोड़ देता है, फिर पीना शुरू कर देता है। ज्यादा कहते हो तो वो आता ही नहीं, बताना बंद कर देता है कि साहब मैं पीता हूँ, नहीं पीता हूँ, आके झूठ बोलना शुरू कर देता है। अगर मरीज को विश्वास में लेकर इसके दुष्प्रभावों के बारे में उनसे बात करें, उनको कहे, तो फिर वो बिल्कुल इसमें ठीक रहता है, छोड़ देता है। मैंने काफी लोगों का धूम्रपान छुड़ाया हुआ है। इसमें तो आजकल अगर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम कई दवाइयां हमारे पास है, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, बीपीरोन है, और भी कई दवाइयां हैं जिनसे उसको आसानी से धूम्रपान को छुड़ाया जा सकता है। बस उसका इंस्पिरेशन हमें बढ़ा कर रखना है, उसका मोटिवेशन बना के रखना है। आजकल ई सिगरेट और आ गई। ई सिगरेट में एक लिक्विड होता है जो निकोटीन का होता है, उसमें कोई फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस और सारी चीजें डालते हैं और उसमें एक हीटिंग एलिमेंट से उसकी वेपर बनती है, उसको आराम से पीता है। ये और प्रचलित हो रही है, ये भी नुकसान करती है। कई लोग इसको इसलिए प्रचलित करते हैं कि धूम्रपान को छुड़ाएगी, जबकि ये सही नहीं है। ये धूम्रपान को नहीं छुड़ाती है, बल्कि कई लोगों को तो इसकी भी लत लग गई। हमें कई बार ये लगता है एक चीज छोड़ के दूसरी चीज में आ गए। अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल की। इसको हम कुल मिलाकर डिसलिपिडीमिया बोलते हैं।
डिसलिपिडीमिया में शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, एलडीएल है, ये सारी चीजें बढ़ जाती है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एचडीएल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ये कम होने लगता है। जो एचडीएल है, ट्राई कोलेस्ट्रॉल है, ये तो नसों में जो ब्लड वेसल्स में जमता है उनको सिकुड़ता है, और एचडीएल वहां से कोलेस्ट्रॉल को हटाता है। अगर किसी का हम कोलेस्ट्रॉल नापे वो बहुत ज्यादा है और उसके रिस्क कैलकुलेट करें कि उसको आने वाले टाइम में एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावना कितनी हाई रिस्क ग्रुप में है, आजकल बहुत सी गाइडलाइंस है कि वो ये सजेस्ट करती है उनका ट्रीटमेंट किया जाए। उनका ट्रीटमेंट करो, कोलेस्ट्रॉल कम करो, न से कोलेस्ट्रॉल कम होगा, न से रुकावट नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, गुर्दे खराब नहीं होंगे, आंखों पे दिक्कत नहीं आएगी, ब्रेन स्ट्रोक नहीं। जरूरत किस चीज की है? समाज में ऐसे लोगों को पहचाने, मरीजों में ऐसे लोगों को पहचाने जिनको संभावना है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनको ले, जांच करें, उनको दवाइयां दे। अब फिर वापस एजुकेशन की बात आ जाती है। उस आदमी को ये समझ में नहीं आता कि यार जब मेरे को दिक्कत ही नहीं तो मैं क्यों दवाई खाऊं। उसको समझाना पड़ेगा, उसको जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक में मरीज खुद समझदार है, पढ़े लिखे, वो समझ जाते हैं। लोग नहीं समझ पाते, वो परेशान होते हैं, वो नहीं करते, डॉक्टर की बात नहीं मानते हैं, उन चीजों को समझ में। लेकिन ऐसे लोगों में एक हैबिट में और लाइफ स्टाइल में जो चेंज है वो लाना पड़ता है। वो एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, असंभव नहीं है, डिफिकल्ट है, हो जाता है। सक्सेस भी मिलती है, कितनी मिलती है, कितने दिन के लिए। कई बार ये चीजें लाइफ लॉन्ग वाली हो जाती है, तो इसको एक्सेप्ट करने में मरीज को बड़ी दिक्कत आती है। जैसे कई बार जैसे कोलेस्ट्रॉल जमता है तो उस आदमी का मोटापा बढ़ जाएगा, बीपी है, शुगर है, स्ट्रोक, इन चीजों की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत ठीक रहता है। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन की खूब सारी डेफिनेशन चलती है, इतने से ऊपर हो तो जाना चाहिए, ये है। तो इसमें रहता है ब्लड प्रेशर नापो, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी डॉक्टर, नॉन मेडिकल आदमी, आजकल ऑटोमेटेड मशीनें आ गई, उनसे नाप के अपन पता कर सकते। कई बार कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मरीज को एजुकेट करो, आपके ब्लड प्रेशर है, इंस्ट्रूमेंट लो, उससे चेक करो, ठीक रहेगा। खुद चेक करो, उसको समझाओ ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से आपको ये रिस्क हो सकते हैं, ज्यादा बीपी होगा, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, गुर्दे खराब हो सकते हैं, आंखें खराब हो सकती हैं। उनको समझाओ, उनको बताओ, केस स्टडी के बारे में उनसे डिस्कस करो, समझ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट लेगा, खुद चेक करेगा, ज्यादा होगा तो अपने आप को इंस्पिरेशन मिलेगा, उसको ट्रीटमेंट लेगा भी, उस पर एडहेर भी करेगा और उसको कंट्रोल भी करेगा। आज ब्लड प्रेशर में यही सबसे ज्यादा दिक्कत है कि उसको यही रहता है कि आधे से ज्यादा लोग तो इलाज ही नहीं लेते हैं, जो लेते हैं उनमें से भी 60-70% का कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो ब्लड प्रेशर अगर हम कंट्रोल करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी रह सकता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन है हम दवाई शुरू करें, उसको कंट्रोल करें। प्राइमरी प्रिवेंशन में जो भी मोटे हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, फैमिली हिस्ट्री है, उन लोगों को ले, उनको पकड़े, उनको समझाएं, एक्सेस सॉल्ट मत लो, एक्सेस अल्कोहल मत लो, स्मोकिंग बंद करो। इन सब चीजों से काफी कुछ फर्क पड़ जाता है, वो कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं, दवाइयों से 1 या 2 गोली लेनी पड़ती, कंट्रोल काफी। इसी तरह एस्प्रिन की दवाइयां है, कुछ हाई रिस्क ग्रुप में जिनको हार्ट की संभावना है तो उनमें एस्प्रिन प्रोफाइलैक्सिस ले सकते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है सारा, उससे काफी ठीक रहता है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि कई तरह के कैंसर्स जो होते हैं उसमें वो बचाने में सहायता करती है। कई इसोफेजियल कैंसर है, गैस्ट्रिक कैंसर है, पैंक्रियाटिक है, कोलोरेक्टल है, लेकिन एक रिस्क थोड़ा उससे ब्लीडिंग ज्यादा होने का होता है। इस चीज को हम कीमो प्रिवेंशन कहते हैं। कीमो प्रिवेंशन के बाद में हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपनी हड्डियां कमजोर होती है, ये मानते हैं, बोन मिनरलाइजेशन कम होने लगता है, हड्डियों से कैल्शियम खिंच के आ जाता है। तो हम इस चीज का अगर ध्यान रखें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, एक्सरसाइज करें, कैल्शियम की मात्रा सही रखें, दूध लें, तो फिर हमें ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत कम आएगी। मरीजों की स्क्रीनिंग करें, डेक्सा टेस्ट होता है उससे करें, बोन मैरो डेंसिटी को चेक करें, कैल्शियम कम लेता है, सप्लीमेंट करें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग कम करें, तो हमारी मजबूत हो जाएगी। इनका फायदा ये होगा, ओल्ड एज में फॉल की संभावना कमी रहेगी, बैलेंस सही बनेगा, फ्रैक्चर रिस्क कम हो जाएगा। ओल्ड एज में फ्रैक्चर रिस्क होने से बहुत मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, परेशानियां बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी की। ये आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
आदमी घर से चलता है, ऑफिस पहुंचता है, गाड़ी में जाता है, ऑफिस में से लिफ्ट में अपने चैम्बर में पहुंचा, वहां काम किया, वापस लिफ्ट से गाड़ी में आया, घर आ, घूमने फिरने का स्कोप ही नहीं। उसको समझाना पड़ेगा, भैया घूमो, आपका शरीर चलने के लिए बना है, आपकी हड्डियां हैं, मसल से सब मजबूत रहनी चाहिए। फिजिकली इनएक्टिव रहोगे तो बहुत सारी बीमारियां तुमको घोर लेंगी, वजन बढ़ जाएगा, ओबेसिटी बढ़ जाएगी, हाथ पैरों में हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बीपी रहने लग सकता है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ये सारे। इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग, एल्कोहल, सारी चीजें शुरू हो जाती। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में मरीज को जागरूक करें, इसके बहुत सारे फायदे हैं, उसको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। दवाइयाँ उसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ ये समझाना है कि भैया आप तो 1 घंटे रोजाना वॉक पे चले जाइए, अगर वजन कम करना है। वजन कम नहीं करना है, आप वैसी फिटनेस चाह लेते तो आपको रोजाना 45 मिनट की एक्सरसाइज बहुत है। ब्रिस्क वॉक करें तो बहुत बढ़िया। ब्रिस्क वॉक में भी अगर वो वाइग्रस एक्सरसाइज चाहता है तो उसको ये कह सकता है कि इसमें थोड़े टाइम के लिए आप जॉगिंग कर लिया करो, ब्रिस्क वॉक कर लिया करो। बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, ब्लड वेसल, आपकी हड्डियां मजबूत हो, ऑस्टियोपेरोसिस का कदम, बहुत सारे और फायदे होने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओबेसिटी, जैसे हम करते हैं डायबिटीज के बारे में। भारत डायबिटीज की कैपिटल बनने जा रहा है, काफी लोग डायबिटिक हो गए। इसकी वजह है वजन का बढ़ना, अपने खान पान में बदलाव, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना, फैटी चीजें ज्यादा लेना, फिजिकली इनएक्टिव रहना। अगर हम समाज में से इन लोगों को छांटे या जनरल स्क्रीनिंग कैंप चलाए, शुगर की जांच करें, ब्लड प्रेशर की जांच करें, जिन लोगों को पता करें उनका एजुकेशन करें, समझाएं, जरूरत है तो ट्रीटमेंट करें, तो बहुत सी बीमारियां इससे बच जाए। डायबिटीज होने का मतलब है अनकंट्रोल डायबिटीज है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। शुगर के साथ उसको ब्लड प्रेशर, ओस्टियोपोरोसिस, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, आई की प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाती है। जरूरत किस चीज की है? मरीज को समझाने की, लोगों को समझाने की, जन जागरण करने की, इससे है, इससे काफी कुछ ठीक रहता है। अब हम बात करें ओबेसिटी की। अगर किसी का BMI 25 से कम है तो हम कहते हैं हाँ लगभग ठीक है, उसके ऊपर अगर वो बढ़ने लगता है तो ओबीज कैटेगरी बोलते हैं। अगर ओबीज होने लगता है तो उसको ये समझाना पड़ता है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, स्ट्रोक है, किडनी प्रॉब्लम है, कई तरह कैंसर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, स्लीप एपनिया है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। समझाएं, बिहेवियर थेरेपी करें, डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, उसको कंट्रोल करें, तो काफी कुछ फर्क पड़ जाएगा। इसी तरह कैंसर है, कई तरह के कैंसर है, इंक्रीज रिस्क होता है अल्ट्रावायलेट राइज से। तो कई फीमेल्स में इनमें पेपिस्मीयर करें, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें, तो इनसे हम कई तरह के कैंसर्स और इनका स्क्रीनिंग कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। हेपेटाइटिस चेक, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, इसकी संभावना है तो पहले इम्यूनाइजेशन करें तो बाद में कैंसर रिस्क से ही बच जाएगा। अल्ट्रावायलेट राइट से अगर अपन बचे तो उससे भी हो सकते हैं। स्टूल ऑकल्ट ब्लड वगैरह है, इसके में अगर हम देखते हैं सिग्माइडोस्कोपी की जरूरत है तो कई तरह के जो बड़ी आंत के कैंसर है, कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर, तो इससे हम बचे जा सकते हैं। इसी तरह एक इम्पोर्टेंट चीज हो रही है कि इंजरी और वायलेंस से बचना चाहिए। यंग से लेके मिडिल एज, ओल्ड एज, सबको इंजरी होने की संभावना है। बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं, तो उनको समझा सकते हैं कि किस तरह से इंजरी नहीं होनी चाहिए। ड्राइविंग है, सीट बेल्ट अगर आप लगाएं, हेलमेट अगर लगाएं तो मेजर इंजरी से बचे रहेंगे। ओल्ड एज में पर्सन अगर आ जाता है तो उसको थोड़ा सपोर्ट की जगह हैंड रेल से लगाने, सपोर्ट लगाने, प्रॉपर लाइटिंग है, कमरे को, फर्नीचर को और चीजों को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि उसको इंजरी नहीं हो। कॉर्नर्स कम से कम रखें, पैडेड कॉर्नर्स लगे तो लगे, भी नहीं तो नहीं हो। इसके साथ फिजिकल फिटनेस, डाइट, न्यूट्रिशन, प्रोटीन इंटेक, सारी चीजों का ध्यान रखें तो इस तरह की इंजरियां नहीं होती। इसी तरह अल्कोहल और सब्सटेंसेस यूज का है। अल्कोहल नहीं ले तो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा लेते हैं तो कह सकते हैं भाई 1 और 2 पैक पर वीक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ज्यादा अल्कोहल लोगे तो आपका लीवर कमजोर होता है, लीवर कमजोर होता है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज, फैटी लीवर, सिरोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये सारी चीजें उनको बता सकते हैं। अल्कोहल के साथ में अलग चीजों पे और है, डिसलिपिडीमिया होता है, ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट होता है, अनकंट्रोल डायबिटीज होती है, इन चीजों पे इफेक्ट पड़ता है, उनको बचा सकते। तो दोस्तों, कैसा रहा ये आज का अपना आपका फीडबैक
बिल्कुल दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल पे बटन दबाइएगा। मैं इसके लिए बिलाल पैथलर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उसके साथ हमें मिलके ये मैंने प्रोग्राम किया, जन जागरण में के लिए किया। इस तरह के एजुकेशन प्रोग्राम आगे भी लेके आते रहेंगे। सब तरह की प्रिवेंशन की, प्रिकॉशन की सारी सुविधाएं हमारे यहाँ बिलाल लैब में मौजूद है, तो इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।